साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती होने वाली है 2025 की। उसके लिए ये मैराथन क्लास है, जिसमें हम आज फिर आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये महिला पर्यवेक्षक के लिए हमारी 2 मैराथन चल रही हैं, जिसमें से एक मैराथन जो है जिसमें हम आपको 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, और एक जो मैराथन चल रही है उसमें हम आपको रोज़ डेली टॉप 100 क्वेश्चंस कराते हैं। और इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको 10,000 जो है क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। और इन सब की जो PDF होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है। क्लास एंड होने के बाद हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, तो आप वहां से इसकी PDF भी ले सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को आप पूरी मैराथन को लगाइए, पूरे एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और पूरी क्लास देखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करें। आप लोग हमारी क्लासों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी क्लासों को कितना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि ये जो हमारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आपको अगर ऐसा नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम चैनल से आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। तो चलिएगा, अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर भी कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो ये डेली क्लासेस चलती हैं, डेली मैराथन क्लासेस चलती हैं, तो ज़रूर क्लास को पूरा वॉच कीजिए, हर एक क्वेश्चन को लगाइए। और क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपके किस क्वेश्चन नंबर डालें, दैन उसका आंसर ज़रूर लिखें आप कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके से आपका कंप्लीट हम आपको कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम तक करवा देंगे। तो चलिए, अब हम कोई देर नहीं करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लगा देते हैं। और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और सभी लोग आंसर साथ साथ हमारे लगाते हुए चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के आहारीय अंतःग्रहण का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति है और वो खाना खा रहा है और उसका अंदर ले रहा है, उस खाना का अंतःग्रहण कर रहा है, तो उसका आंकलन करने के लिए हम इनमें से किस विधि का उपयोग करेंगे। 24 घंटे की आहार स्मृति का, या फिर कच्चे खाद्य पदार्थ का भार मापन का, या खाद्य बारंबारता प्रश्नावली का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो देखिए, फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू एक्सेस द डायरेक्टरी इनटेक ऑफ इंडिविजुअल। बताइए हम किस विधि का इसमें उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका, सभी विधि का, 24 घंटे की आहार स्मृति का भी, कच्चे खाद्य पदार्थों का मापन विधि का भी, और खाद्य बारंबारता प्रश्नावली का भी। तो इन सभी का हम क्या करते हैं, इन सभी विधियों का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग है। बताइए एड्स रोग है किस प्रकार का, स्थानिक है, मतलब कि एंडेमिक है, किसी एक ही जगह पर। एंडेमिक क्या होता है, किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में फैलती है कोई बीमारी बड़े स्तर पर, उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। फिर महामारी है, मतलब एपिडर्मिक है, मतलब सभी स्थानों पे, बहुत सारे स्थानों पर फैली हुई है। या फिर
फिर पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड लेवल पर फैली हुई है, या फिर छिटपुट है मतलब कि स्पोरेडिक है। बताइए किस तरीके की बीमारी है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV वायरस के कारण ये रोग होता है। ठीक है। तो एड्स जो है वो किस तरीके की है? तो याद रखें पेंडेमिक है, ये पूरे विश्व स्तर पर ये बीमारी है ना, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बीमारी नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की बीमारी है। तो ये एक क्या है? पेंडेमिक है, सर्वव्यापी है। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जब कोई भी महिला है वो गर्भवती है और गर्भवती के दौरान गर्भावस्था के दौरान उसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो बताइए उसके अंदर फिर इनमें से क्या चीज़ होने की संभावना बढ़ जाएगी? वैन आयरन डेफिशिएंट एडोलेसेंट गर्ल बिकम प्रेग्नेंट दे हैव अ हायर चेंजेस ऑफ, है ना। क्या बताइए इसमें क्या संभावना है? समय से पहले प्रसव हो जाएगा, या फिर जन्म से के समय अधिक भार वाले शिशु को जन्म देगी, या फिर जुड़वा बच्चों का जन्म होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें आप, जब कोई भी प्रेग्नेंट महिला है और उसमें जब प्रेगनेंसी के दौरान ही उसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको देखिए जुड़वा बच्चे से तो रिलेट है ही नहीं है और इनमें से कोई है नहीं। ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या होगा? तो याद रखें समय से पहले ही क्या हो जाएगा? प्रसव हो जाता है, मतलब कि समय से पहले ही क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। इसलिए आयरन की जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भावस्था से पहले एवं उसके बाद आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशु हो सकता है। देखिए अभी हमने देखा कि आयरन की कमी हो जाएगी, तो आयरन की कमी हो गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा था? प्रसव समय से पहले हो रहा था। अब बोल रहा है कि गर्भावस्था के दौरान, ये गर्भावस्था से पहले अगर किसी महिला या नवजात शिशु में महिला में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उससे नवजात शिशु पर क्या असर पड़ेगा? उसको क्रेटिनता हो जाएगी, मतलब बामनता होती है, या रक्त अल्पता मतलब एनीमिया हो जाएगा, या फिर संक्रमण हो जाएगा, या फिर एडिमा मतलब कि तरल एकत्र होने की संभावना होने से सूजन उत्पन्न हो जाएगी। बताइए क्या हो जाएगा? तो आयोडीन की कमी से किसी भी बालक मतलब कि कभी भी गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चे में क्या होता है? क्रेटिनता आ जाती है, मतलब बामता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखें उसके अंदर क्या आ जाएगा? क्रेटिनता मतलब बामता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य उपयोग पर निर्भर करता है। बताइए खाद्य उपयोग पर निर्भर मतलब फूड यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन, मतलब खाद्य उपयोग जो है वो किस पर निर्भर करता है? जैव उपलब्धता पर, या फिर सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर, या फिर स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर, या उपरोक्त में से सभी। बताइएगा कि जो खाद्य उपयोग है वो किस पर निर्भर करता है? फूड यूटिलाइजेशन डिपेंड ऑन बायोडाइवर्स जो जैव उपलब्धता, बायो अवेबिलिटी, या फिर सेफ एंड पोर्टेबल वाटर, या हाइजीन एंड सैनिटेशन, या ऑल ऑफ दिस। तो याद रखें जो खाद्य पदार्थ होता है उसका उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो उसका उपयोग जो है उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करता है। किस पे? जैव उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, सुरक्षित जो पानी पीने योग्य जल पर भी निर्भर करती है हमारा खाद्य उपयोग, और स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर भी क्या है? निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा, बताइए। इनमें से कौन जो है वो टाइफाइड उत्पन्न जीव है, मतलब टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है। मतलब कि इससे ये कंफर्म हो गया है कि टाइफाइड जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है ना। द कॉजेस्टिव एजेंट ऑफ टाइफाइड इज, बताइए। साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड, या फिर बोटुलिज्म के कारण होता है, या फिर एलगी मतलब शैवाल के कारण होता है, या फिर कवक मतलब कि फंगी के कारण होता है। बताइएगा कि टाइफाइड जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, किस जीव के कारण उत्पन्न होता है। तो याद रखें, जो टाइफाइड का कारक होता है, उत्पन्न करने वाला कारक होता है, वो कौन सा होता है, तो वो होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो है टाइफाइड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे इनमें से कौन सा लक्षणिक प्रकट दिखाई नहीं देता है। देखिए, मेरास्मस जो एक बीमारी है उससे पीड़ित बच्चा, अगर कोई पीड़ित बच्चा है तो उसमें से इनमें से कौन सा लक्षण है जो उसके अंदर नहीं दिखाई देगा, बताइए। अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, ये नहीं दिखाई देंगे, या फिर सामान्य से कम ताप हो जाएगा, या फिर उदर की पतली दीवार से क्रमानुकुंचन जो है दिखाई पड़ता है, या सामान्यकृत एडिमा। बताइए इनमें से क्या चीज़ जो है कि एक मेरास्मस से पीड़ित बच्चे के अंदर नहीं दिखाई देगा। इन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द मेरास्मस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैग्निफेस्टेशन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, बताइए। तो याद रखें, जो मेरास्मस से पीड़ित बच्चा होता है वो अम्लीय मल के साथ दस्त जैसे पतले पानी जैसे दस्त भी करता है, उसका जो तापमान रहता है सामान्य से कम भी हो जाता है, और उसकी उदर की पतली दीवार से क्रमानुकुंचन दिखाई देने लगता है, लेकिन सामान्य एडिमा नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लक्षण नहीं दिखाई देता है, सामान्यकृत एडिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है। देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी वृद्धि को इनमें से कौन सा जो कारक है वो प्रभावित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फॉइटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बताइए। क्या है, कौन है जो शिशु की वृद्धि को प्रभावित करेगा, बताइए। पोषण की स्थिति, या फिर स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, या आनुवांशिकी, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी अवस्था है जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में इनमें से कौन सा कारक जो है प्रभावित करेगा। तो याद रखें सभी, है ना, सभी जो है गर्भस्थ अवस्था में शिशु की वृद्धि को प्रभावित करेगा, चाहे वो फिर पोषण हो, या फिर स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास हो, आनुवांशिक हो, और उपरोक्त सभी। मतलब ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणु द्वारा होता है, बताइए। इसमें से वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। कौन सी एक बीमारी है जो वायरस से होती है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज कोज बाय द वायरस, ठीक है, बताइए। रेबीज़ और जो मम्स हो जाते, गलसुआ हो जाते, कर्ण मूल शोध हो जाते हैं, ये वायरस से होते हैं, या फिर टाइफाइड और टेटनस हो जाता है, या हैजा और ट्यूबरकुलोसिस होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। बताइएगा कि कौन सी बीमारी जो हो जाती है वो वायरस से होगी। तो अगर हम आपको बताएं, अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले देखा था कि टाइफाइड तो किससे होता है, जीवाणु से होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो है क्या है, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है ये ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कोई ये वाला तो हो ही नहीं सकता। फिर रेबीज़ और गलसुआ देखते हैं, मम्स देखते हैं, तो ये क्या होते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी होती है। चाहे रेबीज़ और जो मम्स हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज़ हो जाएगा। ठीक है,
रेबीज़ और जो गर्ल्स हुए या मम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निरमिति संबंधी मापन जैसे कि लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि प्रमुख संकेतक हैं। बताइए कि जो एंथ्रोपोमेट्री होता है मेजरमेंट सच आर हाइट, वेट, स्किन फोल्ड, थिकनेस आर वैल्यूएबल इंडिकेटर्स। बताइए अगर किसी व्यक्ति है उसकी मापन जैसे कि लंबाई, भार, मुड़ी हुई कि जो खाल होती, त्वचा होती, उसकी मोटाई, ये सब चीज़ें किस चीज़ की ओर संकेत करती हैं। बताइए उसको प्लेगरा हो गया, या उसके अंदर बायोटिन की कमी हो गई है, या फिर उसमें पोषण की स्थिति को बताएगा, या फिर त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, ये बताएगा। तो देखिए अगर ये सब कुछ देखा जाए तो याद रखें उसमें किसकी स्थिति पता चलती है, तो उससे उसकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मतलब कि उसकी जो पोषण की स्थिति है वो पता चलती है। किससे? जो कि कोई भी जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट होता है उससे किसी भी व्यक्ति के पोषण की स्थिति का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष जो कि कलाए खंग जिसको लैथरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न कर देता है। अब इनमें से कौन सा है? देखिए खेसारी दाल जो है वो बहुत हानिकारक होती है और उसके अंदर एक है ना जीव विष कलाए खंग नामक एक उसके अंदर रोग उत्पन्न करने वाला जीव होता है, जीवाणु होता है। अब उसी का बोल रहे हैं कि कौन सा, बताइए कि वो कौन मतलब रोग उत्पन्न कर, ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? जीव विष कलांखन नामक रोग उत्पन्न करता है। तो बताइए इनमें से कौन सी चीज़ इसके अंदर उपस्थित होगी खेसारी दाल के अंदर? बताइए बीटा गामा अमीनो अम्ल, या फिर बीटा ऑक्जेली अमीनो एनालिन, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, या बीटा अल्फा अमीनो अम्ल। बताइए खेसारी दाल में इनमें से क्या चीज़ उत्पन्न है जो कि हमारे अंदर लैथरी रुग्णता नामक रोग उत्पन्न करती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या है, जो है ना खेसारी दाल होती है उसके अंदर कौन उत्पन्न होता है? तो बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन। कौन सा? बीटा ऑक्जेली अमीनो एलानिन जो है उसके अंदर उपस्थित होता है, जो कि हमको कलाए खंग मतलब लैथरी रुग्णता नामक एक रोग उत्पन्न हमारे अंदर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक में वृद्धि और रखरखाव से संबंधित है। देखिए इसमें बोल रहा है मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पूछ रहा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट हुज प्राइमरी फंक्शन इज टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, मतलब कि ऊतकों की वृद्धि करना और रख रखाव करना इनमें से किसका काम है? फैट का काम है, कार्बोहाइड्रेट का काम है, प्रोटीन का काम है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें प्रोटीन जो है वो क्या करता है हमारे अंदर, ये सबसे पहले तो ये क्या है, एक वृद्ध पोषक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और ये हमारे अंदर क्या करता है, हमारे ऊतकों में वृद्धि और उनके रख रखाव, उनके नियंत्रण, उनके मेंटेनेंस होता है, उस सभी की में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है और इसका ये प्रमुख कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना, मतलब कि हमारी जो अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है अगर वो उसकी कार्य क्षमता जो है अपर्याप्त हो जाती है और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर जो है सामान्य से अधिक हो जाता है, तो फिर किससे संबंधित ये हो जाएगा, मतलब क्या किस प्रकार की बीमारी हो जाएगी? PEM या फिर BMR या फिर SDA या फिर TEE? तो याद रखें जब पीयूष ग्रंथि जो होती है उसकी कार्य क्षमता कैसी हो जाती है? अपर्याप्त हो जाती है और हमारी प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर क्या हो जाता है? सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्य से कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है? PEM हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? PEM हो जाता है। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट है कि मम्स जो कि कर्णमूल शोथ या फिर गलसुए जिसको हम मम्स कहते हैं उसका संक्रमण है। बताइए क्या संक्रमण है? जो कि कर्णपूर पैरोटिड ग्रंथि में संक्रमण फैलाता है या फिर अवचिबुकीय मतलब कि सब मैंड्रीबुलर ग्रंथि में संक्रमण फैलाता है या फिर सब लिंगुअल ग्रंथि में क्या कहते हैं संक्रमण फैलाता है या सब मैक्सिलरी ग्रंथि में संक्रमण फैलाता है। बताइए मम्स जो है इनमें से किस चीज़ में इन्फेक्शन फैलाता है? मम्स इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ, किसका इन्फेक्शन है? बताइए पैरोटिड का या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड का या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड का या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड का। तो याद रखें जो मम्स होते हैं वो किसका संक्रमण है? तो याद रखें वो पैरोटिड ग्लैंड का संक्रमण है। किसका है? पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसमें संक्रमण के कारण क्या हो जाते हैं? गलसुए हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर क्रियात्मक ईंधन, जो शरीर का क्रियात्मक ईंधन कारक क्या है? 1 ग्राम वसा में कितना प्राप्त होता है? मतलब कि हमें 1 ग्राम वसा में कितना ज़्यादा फ्यूल मतलब कितनी कैलोरी हमको ऊर्जा मिल जाएगी? 8 किलो कैलोरी 9 किलो कैलोरी या फिर जो है 7 किलो कैलोरी या फिर 6 किलो कैलोरी। तो आप फिजियोलॉजिकल फ्यूल फैक्टर 1 ग्राम ऑफ फैट याइल्ड। बताइए कि शरीर की क्रियात्मक ईंधन कारक, जो क्रियात्मक ईंधन कारक है वसा शरीर का, और वो 1 ग्राम वसा में हमको कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी? बताइएगा। तो हमें 1 ग्राम जो है वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि मंदित है। देखिए एक बच्चे की वृद्धि कैसी हो रही है? ग्रोथ कैसी हो रही है? थोड़ी कम हो रही, मंद सी है। वह चल नहीं सकता, ठीक है, और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इसमें से किस पोषक तत्व की कमी हो गई है? मतलब कि इसमें से फिर हम उसको देने के लिए हम किस पोषक तत्व का सुझाव देंगे? कोई बच्चा है उसकी वृद्धि कैसी हो गई है? मंद हो गई है और वो चल भी नहीं सकता, उसका पूरा शरीर जो है नील पड़ गया है। तो इस कंडीशन में हम उसको कौन से संपूरक आहार देने की प्रयास करेंगे या सुझाव देंगे? दूध या फिर अंडे की जर्दी या फिर दाल या फिर सिट्रिक परिवार, मतलब सिट्रिक में से कोई भी मौसम्बी, संतरा या नींबू आदि देने की बात कहेंगे। तो याद रखें जब इस कंडीशन में हम क्या देते हैं तो उनको खट्टे फलों को खिलाते हैं, मतलब कि सिट्रिक के जो परिवार फ्रूट्स होते हैं उनको खिलाते हैं। तो एक बच्चे की जो वृद्धि मंदित है तो वह चल नहीं पा रहा है, तो उसका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है, तो उसको खट्टे फल खिला दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है ये थोड़ा सा उस पर प्रभाव दिखाएगा और ये थोड़ा उसकी जो भी कंडीशन है उसे सुधारने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके उपचार का लक्ष्य है। बताइए ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि जो टीबी है, टीबी उसके उपचार के लिए क्या लक्ष्य है? उच्च रोग मुक्त दर सुनिश्चित करना या फिर क्या कहते हैं पुनरावृत्ति न्यूनतम करना या फिर औषधीय प्रतिरोध की उत्पत्ति को रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखें उपरोक्त सभी इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए मतलब कि द गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज़, इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए हमें उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित भी करना पड़ेगा और पुनरावृत्ति न्यूनतम भी करनी पड़ेगी, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति को रोकना पड़ेगा। ये सभी काम जो हैं ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लक्ष्य हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार ने 1970 में आरंभ किया था। जो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम है भारत सरकार ने 1970 में आरंभ किया। और ये क्या है, एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम था। और इसमें जो क्या करता था, संपूर्ण भोजन प्रदान करता था। मतलब संपूर्ण भोजन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने के लिए कि इतना भोजन दिया जाए कि उसमें इतनी कैलोरी तो होनी चाहिए। तो बताइए कितनी कैलोरी का समर्थन करता है, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 288 किलो कैलोरी या फिर 400 किलो कैलोरी। तो देखिए जो बालवाड़ी का सबसे पहले तो पोषण कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने चालू किया था, जो कि 1970 में किया था। और इन्होंने एक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें भोजन में कितनी कैलोरी प्रदान करने, तो 300 किलो कैलोरी जो है प्रदान करता है ना। इसमें जो 300 किलो कैलोरी का संपूर्ण भोजन क्या करता था, प्रदान करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। बताइए गर्भधारण पूर्व, जो कि गर्भधारण प्री कॉन्सेप्शंस जो रहता है, मतलब कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व जो कि डायग्नोस्टिक तकनीक होती है, किस अधिनियम पर केंद्रित है। बताइए मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम पर केंद्रित है, या फिर जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम पर केंद्रित है, या फिर दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श पर केंद्रित है, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें जो गर्भधारण जो कि, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ देखिए जो गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व जो डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम है वो किस पर केंद्रित है, तो वो उपरोक्त में से सभी पर केंद्रित है। किस पे, उपरोक्त में से सभी पर केंद्रित है। वो किस किस पर, मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम के लिए भी, और मतलब कि कहने का मीन से डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है गर्भधारण के बाद, उसकी जांच नहीं की जा सकती, नहीं तो वो क्या होगा कि मादा में मतलब मादा भ्रूण को क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं अगर लड़की होती है। तो इस कंडीशन मतलब इनको रोकने के लिए भी ये तकनीक, ये अधिनियम लेकर आए थे। और जन्म से पहले लिंग की पहचान वो रोकथाम करना, लिंग की पहचान करके फिर वो क्या करते थे, अगर लड़की है तो वो उसका गर्भपात करा देते थे। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए और दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श के लिए भी, ये सभी कंडीशन के लिए क्या किया गया था, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम लेकर आए थे। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। जो स्वस्थ सुपोषित वयस्क होता है उसकी ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य, किस आवश्यकता के समतुल्य होगी, कुल ऊर्जा व्यय, मतलब कि जो एक स्वस्थ सुपोषित वयस्क है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा वो खर्च कर रहा है उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या फिर जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे आंशिक ऊर्जा व्यय से के समतुल्य होगी, या अपूर्ण ऊर्जा व्यय के समतुल्य होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। फॉर द हेल्दी वेल न्यूराइज्ड एडल्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज इक्विवेलेंट है। तो याद रखें स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता किसके समतुल्य होती है, तो कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य, मतलब जितनी ऊर्जा वो ले रहा है उतनी ही खर्चा करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, दोनों समतुल्य हो जाती हैं। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतुल्य, कुल ऊर्जा व्यय के समतुल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ है जो कि थायराइड ग्रंथि में उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। बताइए गाइट्रोजन जो होता है, गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ है। गाइट्रोजन एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है, और जो अप टू मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें
किस चीज़ के उपयोग का में हस्तक्षेप करेगा? विटामिन B1, विटामिन B3 या फिर आयोडीन या फिर विटामिन B6? बताइएगा कि किस विटामिन या फिर किस ग्रंथि मतलब कि इसमें किस रासायनिक पदार्थ के जो कि हस्तक्षेप को मना करेगा। तो याद रखें जो गाइट्रोजन जो रासायनिक पदार्थ होता है वो थायराइड ग्लैंड में जो आयोडीन की उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। किसके? आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। कौन? गाइट्रोजन रासायनिक पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य ऊपरी बाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? बताइएगा कि जो ऊपरी बाह की परिधि होती है उसके आधार पर, ऊपरी बाह की जो परिधि के आधार पर अगर देखें तो कुपोषण की श्रेणियों में अलग अलग श्रेणी में कुपोषण को वर्गीकृत किया गया है। अब बताइए कि गंभीर रूप से जो कुपोषित होता है उसको कितना किस श्रेणी में रखा? 15.5 सेंटीमीटर से अधिक वाले में, ये 13.5 सेंटीमीटर से अधिक वाले में, 12.5 सेंटीमीटर से कम वाले में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें किसका है? 12.5 सेंटीमीटर से कम वाले में। अगर किसी में है ना 12.5 सेंटीमीटर से कम, अगर उसकी मध्य ऊपरी बाह की परिधि है 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको गंभीर कुपोषित श्रेणी में रखा गया है। उसको किसमें? गंभीर कुपोषित की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? देखिए बताइए, गर्भ अवस्था के समय इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम नॉट एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बताइए, उबकाई मतलब कि जो नौसिया होता है, या फिर एडिमा मतलब एक तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, या उल्टियाँ, या फिर दांतों में सड़न? बताइए इनमें से एक क्या नहीं होता है जब गर्भावस्था होती है? तो उसमें से इनमें से कौन सी जो कि समस्या है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें से है ना उबकाई भी आती हैं, उबके भी आते हैं, है ना, और एडिमा मतलब एक तरल एकत्र होने से सूजन भी आती है, और उल्टियाँ भी होती हैं, लेकिन दांतों में सड़न जैसी प्रॉब्लम जो है प्रेगनेंसी से संबंधित नहीं है ना। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको दांतों में सड़न हो ऐसा कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? दांतों में सड़न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। वो केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। बताइए किस भोज्य पदार्थ में पाया जाएगा विटामिन ए? पादप मूल में मतलब जो प्लांट में ही पाया जाता है विटामिन ए, या फिर जंतु ओरिजिन में पाया जाएगा? जंतु ओरिजिन मतलब घी, है ना, दूध, इनमें पाया जाएगा, या फिर कवक में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होने से बचाया जाता है ना। विटामिन ए की कमी हो जाती है फिर रतौंधी रोग होने लगता है। और ये जो है विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, ये किस भोज्य पदार्थ में ज़्यादा मिलता है? तो याद रखें जंतु मूल मतलब एनिमल ओरिजिन जो होते हैं भोज्य पदार्थ, उनमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जैसे कि मछली के तेल में विटामिन ए होता है, अंडे में विटामिन ए होता है ना, इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को किसका पूर्ण दिया जाना चाहिए? बताइए। देखिए गर्भावस्था के दौरान एक स्वस्थ परिणाम के लिए कि मतलब ये जो महिला है वो स्वस्थ बनी रहे, उसके लिए उस गर्भवती माता को हम क्या क्या देते हैं? आयरन और फॉलिक अम्ल की गोलियां देंगे, या विटामिन ए देंगे, विटामिन डी देंगे, या फिर विटामिन के देते हैं? तो फॉर अ हेल्दी आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी expectant mother should be given supplementation
ऑफ। आपने सुना होगा जब भी कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उसको 2 गोलियां दी जाती हैं, एक आयरन और एक फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। तो याद रखें, फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां उनको दी जाती हैं ताकि उनकी गर्भस्थ अवस्था कैसी रहे, स्वस्थ बनी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग में से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे केटलैक सूचकांक भी कहते हैं। देखिए कितने किलो, मतलब कि इनमें से कौन सा है जिसे किलोग्राम भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके और क्या किया जाता है, सूचकांक निकाला जाता है और इसे क्या कहते हैं, केटलैक सूचकांक कहते हैं। अब ये जो केटलैक सूचकांक किससे संबंधित है, तो याद रखें BMI से संबंधित है। किससे संबंधित है, BMI से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है। बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोर वल्नरेबल टू फ्रैक्चर एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी। बताइए इनमें से कौन सा समूह जो है अस्थि भंग मतलब फ्रैक्चर हो जाता है ना उससे, और कैल्शियम की कमी से हो जाता है ना, ये मतलब इससे अधिक असुरक्षित होते हैं। वयस्क होते हैं या किशोर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा कि जो है ना हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो किशोर अवस्था वगैरह जो रहती है, कम आयु रहती है तो उसमें अच्छे से जुड़ जाती है। तो ये तो होने से रहा है ना, ये नहीं है तो मतलब इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं बुढ़ापे में अगर हड्डियां टूट जाएं या फिर कोई भी है ना हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर बुजुर्ग जब हम होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो तब हमारी हड्डियां नहीं जुड़ पाती हैं। तो याद रखें सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अगर कोई भी असुरक्षित है तो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं असुरक्षित, बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद पोषक तत्व के अत्यधिक अंतर्ग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या हो सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड टू। बताइए, देखिए कहा जा रहा है कि जो है ना बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण करें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पोषक तत्व खा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व खा रहा है और उसकी जीवन शैली कैसी, ना तो एक्सरसाइज कर रहा है ना कुछ कर रहा है और खाए जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या कारण हो, मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा या फिर संपन्नता कहलाएगी या फिर मोटापा हो जाएगा या स्वस्थ जीवन शैली हो जाएगा। तो देखिए किसी चीज़ की अति और किसी की चीज़ की अल्पता दोनों ही बुरी होती है। अगर कोई व्यक्ति है कि जो एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को खाया जा रहा है, लिए जा रहा है, अंतर्ग्रहण किए जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसका अच्छा स्वास्थ्य तो हो ही नहीं सकता और उसकी स्वस्थ जीवन शैली भी नहीं हो सकती है। ना तो ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है। और संपन्नता तो यहाँ पे कोई दिखाएगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाती है ना, ओबेसिटी हो जाती है मतलब मोटापा उसके अंदर क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोटापा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सी नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बताइए क्या हो जाता है। क्लिनिकल दृष्टि से अगर हम देखा जाए कि विटामिन B12 की कमी से हमारे अंदर कौन सी मतलब रोग उत्पन्न होता है। सिंपल सा पूछा है कि विटामिन B12 से कौन सा रोग हो जाता है कमी से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, मतलब कि लौह न्यूनता रक्त अल्पता हो जाएगी, या परसीनिया एनीमिया हो जाता है, या फिर सांस में दुर्गंध आती है, या दांतों में सड़न हो जाती है। तो याद रखें आप जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12
जो होता है ये किस में, तो सबसे पहले तो विटामिन मतलब बी जो ग्रुप है, जो बी, एक सेकेंड रुकें, जो बी ग्रुप है ये किस में, जल में घुलनशील होता है। ये किस में होता है, जल में घुलनशील होता है। और जब B12, इसके कई ग्रुप होते हैं, B1, B2, B3 है ना, B5, B6, और ऐसे ही B12 की जो रहता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है हमारे अंदर, कौन सा एनीमिया हो जाता है, पर्सीनियस एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है, पर्सीनियस एनीमिया होता है। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। याद रखें, विटामिन B12 की कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीनों में नवजात शिशु को केवल बताइए क्या देनी चाहिए। देखिए रिकमेंड किया जाता है कि जब प्रसव के बाद, जब आरंभिक 6 महीने है, प्रसव मतलब कि डिलीवरी हो गई, फिर उसके बाद 6 महीने तक का जो नवजात शिशु होता है उसको क्या दिया जाना चाहिए, बोतल से दूध और आहार पिलाया जाना चाहिए, या दूध छुड़ाया जाना चाहिए, या स्तनपान कराना चाहिए, या डब्बे का दूध, या फिर आहार पिलाना चाहिए। तो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ही आंसर सही बन जाएगा। तो याद रखें, ऐसे बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए नवजात शिशु को। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर इसकी कमी होती है किसी कारण से, तो बच्चे में मानसिक या फिर है ना शारीरिक विकार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचभोग समूह योजना, जो पंचभोग समूह योजना है उसके द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतःग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। पंचभोग समूह योजना जो है वो इनमें से किस चीज़ की, पोषक तत्व की, तो ये कौन किसके अंतर्गत चल रहा है, RDA, UNN है, या यूनेस्को ने, या उपरोक्त सभी ने। तो याद रखें ये किसने चलाई थी, तो ये RDA ने चलाई थी। किसने चलाई थी, RDA ने चलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए इनमें से कौन जो है फास्फोरस इनमें से किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अस्थि मतलब बोन्स और दांतों के निर्माण में, या फिर केश मतलब हमारे बालों के निर्माण में, या लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्व में, या फिर स्वस्थ त्वचा में। बताइएगा कि फॉस्फोरस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, जो फास्फोरस है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, मतलब किसके निर्माण में भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण। तो याद रखें फास्फोरस हड्डी और क्या बनाता है, दांतों के निर्माण में सहायक होता है। किसमें, अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है कौन, फास्फोरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निमोनिया की जटिलताएं किसका कारण बन सकती हैं। बताइए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया कुड रिजल्ट इन, निमोनिया जो है किसकी जटिलता का कारण बन सकती है। हृदय गति में वृद्धि करवा सकता है। निमोनिया में क्या होता है, हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, या सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, या दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए निमोनिया की जटिलताएं किसका कारण बन सकती हैं। तो याद रखें ये क्या करता है, हृदय की गति को भी कम कर, मतलब हृदय की गति में वृद्धि कर देता है, और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों ही करता कौन, निमोनिया की जटिलताएं। ठीक है, निमोनिया जब हो जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोणीय मुखपाक जो एंगुलर स्टोमटाइटिस होता है, कोणीय मुखपाक जो होता है जिसे एंगुलर स्टोमटाइटिस कहते हैं, और जिह्वा शोथ मतलब जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, और ओस्ट विदरता मतलब चैलोसिस जो होता है, ये सब किसकी कमी से होता है। बताइए ये सारे मुख मतलब कोणीय मुखपाक मतलब एंगुलर स्टोमटाइटिस, या फिर जिह्वा शोथ मतलब ग्लूसाइटिस, या हॉट विदरणता और ओस्ट विदरता,
जिसे चैलोसिस कहते हैं, ये सब किसकी कमी से होते हैं? कैल्शियम की कमी से, राइबोफ्लोबिन की कमी से, ये विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी। तो याद रखें ये सब किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ये सारे के सारे किसकी कमी से होंगे? राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। ठीक है, चाहे वो बोला तो कोणीय मुखपाक, जिह्वा शोथ, ओष्ठ विदरता, ये सब किसकी कमी से होगा? राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संचरणीय रोग है? बताइए, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज? बताइए, संचरणीय एक मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? मधुमेह मतलब डायबिटीज़, या फिर डिप्थीरिया, या फिर क्वासिकर, या फिर मैरास्मस? इनमें से कौन सा रोग जो है वो संचरणीय है, कम्युनिकेबल है? बताइए। तो याद रखें, मधुमेह डायबिटीज़ एक से दूसरे में फैलता नहीं है। ठीक है, संचरणीय नहीं है। गलसुआ भी नहीं फैलता है। क्वासिकर मतलब कि जो सूखा रोग होता है वो भी एक दूसरे से नहीं फैलता है। लेकिन डिप्थीरिया जो है वो क्या होता है? संचरणीय रोग होता है, एक से दूसरे में फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है। बताइए, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? रक्त स्राव, वजन बढ़ना, पोलियो, या फिर टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस? बताइए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, अगर हम देखें कि पोलियो जो है विटामिन की कमी से नहीं होता, वायरस की कमी से होता है। टीबी जो है वो जीवाणु की कमी से होता है। वजन बढ़ना कोई होता ही नहीं है। विटामिन के से क्या हो जाता है? रक्त स्राव होता है, रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होती है। तो रक्त स्राव किसकी कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से होता है। याद रखिएगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। आपने अभी तक क्लास को अगर शेयर नहीं किया है, देखिए हमने कितना सारा पढ़ाया लेकिन अभी तक नहीं बोला है, बस अभी हमने बोला। आप क्लास को सभी लोग एक बार सभी लोग शेयर करें ईमानदारी के साथ, क्लास को लाइक भी करते चलिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और क्लास को अभी जल्दी से क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी 20 सेकेंड है। सभी लोग एक बार जल्दी से सभी लोग हैं ना क्लास को शेयर करेंगे जल्दी, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करवाएंगे। जल्दी से सभी लोग करेंगे, सबके पास अभी 20 सेकेंड है, करिए, बताइए सभी लोग करेंगे शेयर। आई होप आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, सभी ने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? बताइए, डेंगू जो हो जाता है उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे? पर्यावरणीय स्वच्छता और अपशिष्ट निकाय, ठीक है, निकास, या फिर मच्छर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग किया जाए और उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा रखी जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, डेंगू जो हो जाता है, डेंगू को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए ताकि बीमारियां ज़्यादा, गंदगी से बीमारियां ना फैलें। जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसका निष्कासन अच्छे से किया जाए, उसका निकास, उसके सैनिटेशन की व्यवस्था हो, है ना। मच्छर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि मच्छरदानी वगैरह, है ना, मॉस्किटो वगैरह, ये जो रहते हैं, ये सब उचित वस्त्रों का से अपनी सुरक्षा की जाए। तो उपरोक्त सभी जो हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। जो शेषवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बहुत की अवधि मतलब कि किस अवधि में अवधियों में से एक है। बताइए,
तो शैशवकालीन ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती, बहुत अधिक होती। क्यों होती है? ताकि इसमें तीव्र वृद्धि होती है, इसलिए ये दांतों में के तीव्र निर्माण के लिए या तेजी से चलने के लिए या इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। क्यों होती हैं? तो याद रखें, जो शैशवकालीन अवस्थाएं होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि ये बहुत तीव्र वृद्धि की अवधि में से एक है ना। तो ये सारी आवश्यकता क्यों होती? क्योंकि ये कैसी होती है? जो तीव्र वृद्धि की अवधि में से एक होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक आहार लेने वाली, एक नियमित रूप से शरीर व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में अच्छी संभावना होती है। देखिए, अगर है ना कोई भी महिला है जो गर्भवती है और वो पोषण आहार बढ़िया ले रही है, निश्चित मात्रा में ले रही है, नियमित ले रही है, शरीर और व्यायाम भी करती है और ये सभी चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या अच्छा होगा कि सामान्य प्रसव हो जाएगा या सिजेरियन मतलब कि उसका ऑपरेशन होगा या फिर प्रसव जटिल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, जब ये अच्छे से ले रही है कोई भी गर्भवती महिला है और वो है ना रेगुलर अपना पोषण आहार भी लेती है, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम भी करती है नियमित रूप से, तो उसका जो स्वस्थ गर्भवती महिला का जो है ना क्या कहते हैं प्रसव होगा, डिलीवरी होगी, तो वो कैसी होगी? नॉर्मल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। तो ये उसको अच्छी स्वास्थ्य की संभावना होगी। ठीक है, तो सामान्य प्रसव होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, पर्दा घूंघट प्रथा की उपलब्धता घटाती। देखिए, अगर कोई है ना ढक मुंद कर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पर्दे में रहता है, घूंघट में रहता है, तो उसको किस विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। अगर हम देखें विटामिन ए, तो विटामिन ए तो क्या हो जाता है, अभी हमने देखा था विटामिन ए जो है जंतुओं से मिल जाता है। ये किससे मिल जाता है? जंतु पदार्थ से मिलता है। तो इसके लिए तो आप तो नॉर्मल जंतु पदार्थ जैसे कि दूध हुआ, मछली का तेल हुआ, इनको पिलाकर आप किसी को विटामिन ए दे सकते हैं। फिर विटामिन ई जो रहता है सभी कैसे होते हैं? खट्टे फल से मिल जाता है। विटामिन सी किससे मिल जाता है? तो याद रखें, विटामिन ई जो है वो खट्टे फल से मिल जाता है ना, खट्टे फल से मिल जाता है। ठीक है, फिर विटामिन के जो है वो तो किससे? रक्त अल्पता से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? रक्त अल्पता। तो याद रखें, पर्दा और घूंघट प्रथा से क्या नहीं मिलता? विटामिन डी नहीं मिलेगा, क्योंकि विटामिन डी क्या होता है? सूरज की किरणों से हमारे शरीर के द्वारा फिर विटामिन डी को संश्लेषित किया जाता है। तो अगर हम ढके मुंदे रहेंगे तो हमारी बॉडी पर क्या नहीं आएंगी? सूरज की किरणें नहीं आ पाएंगी और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। देखिए, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का वितरण किया जाता है? बताइए, वस्त्र का और औषधियों का, या फिर गेहूं, चावल, शक्कर और मिट्टी के तेल का, या सब्जी एवं फल का, या प्रतिरक्षीकरण का। बताइएगा कि जन वितरण प्रणाली में जो है वो कौन सी वस्तुएं जो हैं वितरित की जाती हैं। तो याद रखें, जो जन वितरण प्रणाली है मतलब मेजर जो कमांडिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस होता है। पीडीएस के माध्यम से क्या क्या दिया जाता है? तो याद रखें, गेहूं दिया जाता है, चावल दिया जाता है, शक्कर दी जाती है और मिट्टी का तेल दिया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो पीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ और सुपोषित गर्भवती माता सामान्य को जन्म देती। बताइए, किस प्रकार के, अगर माता स्वस्थ है, सुपोषित है, तो वो किस प्रकार के बच्चे को जन्म देगी? भारी बच्चे को मतलब हैवी बेबी को, या स्वस्थ बेबी को, या अल्प विकसित बेबी को, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, अगर है ना कोई भी महिला है वो कैसी है? स्वस्थ है और हेल्दी है और सुपोषित गर्भवती भी है, उसको सारे पोषण दिए जा रहे हैं,
तो वो किस प्रकार के बच्चे को, तो वो पक्का है स्वस्थ शिशु को ही जन्म देगी। किसको देगी, स्वस्थ शिशु को ही जन्म देगी। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थ शिशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग की से सुरक्षा देती है। जो MMR वैक्सीन जो है वो इनमें से MMR वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलोइंग डिसीज, बताइए किस वैक्सीन से सुरक्षा देती है, खसरा से या फिर जो गलसुए के लिए मम्स के लिए MMR वैक्सीन लगती है, रुबेला के लिए लगती है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए MMR मतलब क्या होता है, मीजल्स, मम्स और रुबेला। MMR का फुल फॉर्म क्या है, मीजल्स, मम्स और रुबेला। तो मतलब तीनों के लिए लगती है। किसके लिए लगती है, तीनों के लिए, है ना, मीजल्स, मम्स और रुबेला तीनों के लिए लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक है। बताइए इनमें से कौन सा एक जो है विकल्प छोड़ देंगे, बाकी सब जो है खाद्य सुरक्षा के निर्धारक होते हैं। बताइए फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्सेप्ट, बताइए खाद्य उपलब्धता या खाद्य सुगम्यता, खाद्य उपयोग या खाद्य विपणन मतलब मार्केटिंग। तो याद रखें अगर हमें किसी चीज़ की, है ना, क्या कहते हैं, सुरक्षा करनी है तो खाद्य उपलब्धता होनी खाद्य सुरक्षा का निर्धारण करती है। खाद्य सुगमता मतलब उसकी एसेसिबिलिटी बहुत अच्छे से हमको मिल रही है, तो मतलब कि आसानी से मिल जाती है तो भी वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में विपणन और मार्केटिंग जो है वो भी क्या है, सॉरी खाद्य उपयोग जो है वो भी क्या है, हम अच्छे से खाद्य यूटिलाइज भी कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। लेकिन विपणन मार्केटिंग जो है वो क्या है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित नहीं है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं है। कौन, खाद्य विपणन एवं मार्केटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी मतलब पैंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है। बताइए देखिए पैंडेमिक किसको कहा जाता है, जो सर्वव्यापी रोग होते हैं उनको मतलब किसको कहा जाता है, जब रोग पूरे विश्व में फैल गया हो उसे पैंडेमिक कहेंगे, या जब रोग गरीबी रेखा से नीचे वाले में जनसमूह में फैल रहा है उसको पैंडेमिक कहेंगे, या रोग केवल वृद्ध लोगों में फैल रहा है उसको कहेंगे, या फिर जब रोग अधिकतर शहरी जनसंख्या में फैल रहा है तब बोलेंगे। तो याद रखें पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक मीन्स होता है जब कोई रोग है और वो वर्ल्ड लेवल पर फैल रहा है, व्हेन स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, जब कोई भी रोग है वो वर्ल्ड लेवल पर फैलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पैंडेमिक आ गया है। तो कोरोना एक क्या था, पैंडेमिक ही तो था, क्योंकि कोरोना क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैला हुआ था, इसलिए कोरोना को एक पैंडेमिक नाम दिया गया था ना, पैंडेमिक बीमारी कहा गया था। ठीक है, सर्वव्यापी बीमारी बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण शिशु के जन्म हो सकता है, किस तरीके का शिशु का जन्म हो सकता है। बताइए गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण कौन से शिशु का जन्म हो सकता है। ठीक है, बताइए जन्म के समय अधिक बार वाले शिशु का, अगर किसी भी जैसे गर्भावस्था के कारण कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको अगर है ना डायबिटीज़ है तो किस तरीके के बच्चे को जन्म देंगी, वो गर्भ के समय अधिक भार होगा बच्चे का, या जन्म के समय कम भार होगा, या जन्म के समय समान भार होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें जब है ना गर्भवती महिला है और अगर उसको शुगर है तो वो किस तरीके की, तो वो याद रखें उसको जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, जन्म के समय उसका अधिक भार होगा, वजन कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में होने वाली संभावना अधिक होती है। देखिए अल्प पोषित जो पूर्व विद्यालय जो प्री स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं उन बच्चों में क्या चीज़ होने की संभावना अधिक होती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या फिर प्रोटीन कुपोषण, या फिर ऊर्जा कुपोषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखें कि जो अल्प पोषित और पूर्व विद्यालय जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उनमें है ना प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण
होने की भी संभावना अधिक होती है, प्रोटीन कुपोषण होने की संभावना भी अधिक होती है और ऊर्जा कुपोषण होने की संभावना भी अधिक होती है। मतलब सभी चीज़ होने की संभावना अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी किसकी कमी से हो जाता है? बताइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या किस वसा की कमी से होता है, या कार्बोहाइड्रेट? बताइए, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर वसा की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है? स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो याद रखें, स्कर्वी जो रोग है वो किस की कमी से हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया जो हीमोफाइल्स इन्फ्लुएजा नामक जीवाणु किस में रहता है? बताइए, जो कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएजा नामक जीवाणु रहता है किस में? नाक में और गले में, या आंत में, हृदय में, या फिर अमाशय में? बताइएगा किस में रहता है कि जो हीमोफाइल्स इन्फ्लुएजा द बैक्टीरियम हीमोफिलियस इन्फ्लुएजा लिव इन। बताइए, नोज एंड थ्रोट, या फिर इंस्टेटाइन, या फिर हार्ट, या फिर स्टमक? तो याद रखें ये किस में रहता है? तो ये नाक और गले में रहता है। क्या रहता है? नाक और गले में रहता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएजा नामक जीवाणु जो है नाक और गले में रहता है। चलिए, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं हमने। अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी सभी लोग करें। आपको हम 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि हमारी क्लास को फिर से हम प्रॉपर कंटिन्यूस कर सकें। चले जल्दी से कर दें सभी लोग। आपके 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, आगे करवाते हैं। चलिए सभी लोग, आई होप आप सभी ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर देखिए, मानव में क्षीण बना दिए गए कोई भी है ना रोगजनक है, उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षीकरण बोलेंगे, टीकाकरण बोलेंगे, क्षीणन बोलेंगे, या उपरोक्त में इनमें से कोई नहीं बोलेंगे? बताइए। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन वीकेंड्स है ना पैथोजन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। बताइए। तो याद रखें, मानव में क्षीण बना दिए गए रोगजनक को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन कहलाती है, मतलब टीकाकरण कहलाती है। हमारे जो टीकाकरण होता है, हमें वैक्सीन्स लगती है, वो किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारे अंदर जो रोग है, मतलब जिसकी वैक्सीन लग रही है, उसके रोगजनक को क्या कर देना? क्षीण बना देना, मतलब कमज़ोर बना देने के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो इस कंडीशन इसको हम क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। चलिए बताइएगा कि 1 किलो कैलोरी जो होती है वो कितने किलो जूल के बराबर होती है? 1 किलो कैलोरी बताइए। 4.184 किलो जूल के बराबर, या 4.284 के बराबर, या 4.148 के बराबर? बताइए, इनमें से 1 किलो कैलोरी कितने किलो जूल के बराबर होती है? तो याद रखें, 1 किलो कैलोरी जो होती है वो 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। किसके? 1.148 जूल 184 किलो जूल के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थोड़ा बड़ा है। हालिया अध्ययनों में संकेत मिला है कि नवजात शिशु के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल
को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है बताइए। जो है ना नवजात शिशु है उसके भोजन में अगर एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल दोनों को शामिल किया जाए, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो किसके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेंगे, अस्थियों के विकास के लिए, यकृत के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए या फिर नेत्रों के विकास के लिए। तो याद रखें ये दोनों जो है वो किस चीज़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये दोनों जो हैं वो मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अब नवजात शिशुओं के भोजन में एरेकिडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल इन दोनों को शामिल करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क के विकास के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा बताइए। किशोर अवस्था में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। किशोर अप टू अल्प क्रियाशीलता मतलब जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर PEM होता है, या फिर पर्सिनिया एनीमिया होता है, या फिर स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए पर्सिनिया एनीमिया तो विटामिन B12 की कमी से होता है, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, अब वो थायराइड से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, ये रोग जो है आयोडीन की कमी से थायराइड वाला होता है। तो किशोर अप टू अल्प क्रियाशीलता हो जाएगी, मतलब जुवेनाइल जो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, याद रखें आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक मोनोसेकेराइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड, बताइए इनमें से कौन एक मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, या माल्टोज है, गैलेक्टोज है, या फिर रेफिनोज है। मोनोसेकेराइड बोला है ना। तो देखिए लैक्टोज अगर हम देखें ये तो कैसा है, डाइसेकेराइड है। ये कैसा है, डाइसेकेराइड है। माल्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, रेफिनोज भी है, लेकिन गैलेक्टोज जो है वो कैसा होता है, मोनोसेकेराइड होता है। कैसा होता है, मोनोसेकेराइड होता है। गैलेक्टोज हुआ है ना, और ग्लूकोज हुआ, ठीक है, और फ्रक्टोज हुआ है ना, फ्रक्टोज हुआ। ये सब जो हैं ये क्या है, फ्रक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड हैं। क्या है, ये सब मोनोसेकेराइड हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ अधिनियम से क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए दहेज निषेध अधिनियम दहेज की कुप्रथा उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास किया गया था। ये कब आई थी बताइए। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, कब का है ये, 1970 का है, 1971 का है, 1959 का है, या फिर 1961 का है। बताइए दहेज की जो कुप्रथा है उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए आया था। तो याद रखें 1961 में आया था। कब आया था ये दहेज निषेध जो है अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1961 में आया था। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो कब आया था, 1961 में लेकर आई थी गवर्नमेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि जिला परिषद का मुखिया होता है। जिला परिषद का मुखिया बताइए, द हेड ऑफ जिला परिषद। अध्यक्ष होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, ग्राम प्रधान होता है, या फिर पार्षद होता है। अगर हम पार्षद का बोलें तो ये बाढ़ में आते हैं, ये बाढ़ है ना, जो बाढ़ होते हैं इनका प्रधान होता है। ग्राम प्रधान तो हो ही नहीं सकता है ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। अब बचा अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट। तो याद रखें जिला परिषद पूछा है तो जिला परिषद है ना, याद रखें परिषद के बारे में पूछ रहा है। तो जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो जिला परिषद का मुखिया होता है। किसका, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए कि शिशु के जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय ग्रीवा जो है सर्विकस लगभग पूरी तरह फैल जाती है और गर्भस्थ शिशु के मतलब क्या सिर जो है जन्म नाल
के आगे की ओर बढ़ने लगता है। बताइए, जन्म नाल में बढ़ने लग जाता है। बताइए किसके कारण से होता है। तो याद रखें, जब है ना जन्म के समय, जन्म देते समय अगर जो संक्रमण बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाए, संक्रमण बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो गर्भस्थ ग्रीवा होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है, और फैलने के बाद जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका जो सिर होता है वो किसमें, जन्म नाल में आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, संक्रमण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, एमएस ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार की जाती है। बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कि जो एमएस ऑफिस होता है उसमें वर्कशीट किससे तैयार की जाती है। एमएस वर्ड में की जाती है, या एमएस एक्सेल में की जाती है, एमएस एक्सेस में की जाती है, या फिर पावर पॉइंट में की जाती है। तो देखिए, अगर हम देखें पावर पॉइंट में तो स्लाइड्स बनती हैं, है ना। वर्ड में तो है ना क्या होता है, वर्कशीट बनती नहीं है ना। तो ये बनेगी किस में, एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेल में बनती, किस में बनती है, एमएस एक्सेल में बनती है। और जिसमें रो और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, जिसमें रो और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, रो और कॉलम मिलकर क्या बनाएंगे, तो याद रखना सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रो और कॉलम मिलकर सेल बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि एमएस ऑफिस वर्कशीट तैयार किस में होती है, एमएस एक्सेल में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है, पंचायती राज अधिनियम में जो 73वां संविधान संशोधन है वो किस वर्ष में लाया गया था, है ना। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पंचायती राज वॉज डन इन 1991, 1992, 1993 या 1994। तो 73 जो है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंध है, पंचायती राज से संबंधित है। और 74th नंबर का जो है नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखें वो कब हुआ था, 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिएगा, बताइए कि FAS का अर्थ किस स्थिति से है। बताइए, FAS रेफर टू द विच कंडीशन। बताइए FAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फेशियल एबनॉर्मेलिटी सिस्टम, या फिर फादर एब्सेंस सिंड्रोम, या फिर फीटल अमोनिया सिंड्रोम, या फिर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। बताइए क्या हो जाएगा कि जो FAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बताइए FAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फेशियल एबनॉर्मलिटी सिस्टम, या फिर फादर एब्सेंस सिंड्रोम, फीटल अमोनिया सिंड्रोम, या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेटल या फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए, सभी लोग आंसर बताएंगे कि पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष में किया। बताइए कि पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष में लागू। ठीक है, बताइए 1840 में, 1856 में, 1848 में, या फिर 1950 में। तो याद रखें पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले जो है किस वर्ष में, 1840 में किया गया था। किस में किया गया था, 1840 में किया गया था। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया, 2000 में, 2005 में, 2010 में, या 2015 में। बताइएगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो याद रखें आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में। कब पारित किया गया था, 2005 में पारित किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर 2005। ठीक है, कब हुआ था, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस साल में की गई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में? बताइएगा कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो किस वर्ष से लागू किया गया था? तो याद रखें वो किस वर्ष, ये भी 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में ही आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 का है। कब आया था? 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? जो बच्चों, महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए जो भारत सरकार ने कौन सा मतलब कि भारत सरकार का नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? समाज कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा है कि जो महिला एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? समाज कल्याण मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान ले लिया। मतलब कि जब बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में आया था लेकिन उसमें फिर कुछ संशोधन किया और अब जो नया एक्ट बना है उनमें से कौन सा है? बताइए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 बन गया है या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना है या बाल विवाह निरोध अधिनियम 1974 बना है या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखें जो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 था वो अब किस में बदल गया है? तो याद रखें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बदल गया है। किसमें? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बदल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, कंप्यूटर से संबंधित है कि कंट्रोल प्लस एक्स जो है प्रदर्शित करता है। अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स दबाते हैं, ये शॉर्टकट की होती हैं, तो इससे क्या होगा? कट मतलब कि आपने जो कुछ लिखा है वो ये जो है जितना जितना आपने सिलेक्ट किया था वो कट जाएगा या फिर उस कॉपी हो जाता है या फिर वो क्लियर मतलब पूरा ही हट जाएगा या फिर सेव हो जाता है? बताइए। तो याद रखें जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है वो क्या करने के काम में आता है कंप्यूटर में? तो किसी भी मैटर को अगर किसी भी आपने डेटा लिखा है और उसको कट करना है तो आप उसको कट करने के प्लेस पर आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस मतलब कि उस डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उतने डेटा को जितने को आपको कट करना है, देन आप फिर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एक्स दबा देंगे, तो दोनों को साथ प्रेस करेंगे तो उतना जो डेटा है वो क्या हो जाएगा? कट हो जाता है। तो ये कट करने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस बी क्या प्रदर्शित करेगा? बताइए। जिस तरीके से कंट्रोल प्लस एक्स जो है किसी भी डेटा को कट करने में यूज़ किया जाता है उसी प्रकार से कंट्रोल प्लस बी क्या करता है? हाँ, अनग्रुप कर देगा, किसी भी चीज़ को ग्रुप से हटा देगा या फिर जो आपने अक्षर लिखे उनको बोल्ड कर देगा मतलब गहरा लिख देगा या फिर बैक स्पेस करेगा या फिर किसी को सेव करता है, किसी भी आपके डेटा को सेव करने में काम आएगा। तो ये आपका जो कंट्रोल प्लस बी होता है ये कंप्यूटर में किस चीज़ की शॉर्ट की है? तो याद रखें आप किसी भी आप कोई भी शब्द आपने लिखा है और आपने उसको हाईलाइट करने के लिए मतलब उसको बोल्ड बनाना, उसको गहरा कलर करना, गहरा कलर करने के लिए उस शब्द को या फिर उस जितने आपको मैटर को आपको बोल्ड में करना है उस सबको सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल प्लस बी दबा देंगे तो उतना जो आपने सिलेक्ट किया है वो पूरा कैसा हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, गहरे कलर में हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए
बताइए निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। जो निरंतर आंकड़े होते हैं आंकड़ों पर काम करने वाला, सिंपल सा है कि जो आंकड़ों पर काम करता है वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर डेल कंप्यूटर। बताइएगा कि जो निरंतर आंकड़ों पर काम करते हैं वो वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आप याद रखें कि जो निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, तो वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। जो आंकड़ों पर काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, वो वाले कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन आज के यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और जाते समय क्लास को शेयर ज़रूर करके जाइएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हर एक क्वेश्चन का और जाते समय कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताएं कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे थे और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं आपके, सभी आप लिखकर बताएंगे। और ये जो क्लास है आपकी रेगुलर चल रही है। हर एक दिन हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन लाते हैं। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक के लिए जो टॉप 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चल रही है, MCQ सीरीज़ भी चल रही है, तो आप वो भी देखें, ये भी देखें। इसमें हर एक क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं पूरा और क्लास को पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाएं और अपनी जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। तो हमने आपकी आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। जाते समय क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।